हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर 12 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है दूरी मापन एवं गति। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने पेज नंबर 138 तक पढ़ लिया था। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो मिलेंगे। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 139 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्रियाकलाप है। अनुमान से बताएं कि आपकी पुस्तक की लंबाई कितनी है। इसको तालिका 12.1 में अंकित करें। यहाँ पर तालिका 12.1 है। वस्तु का नाम, पुस्तक की लंबाई यहाँ पे लिखना है अनुमान से और यहाँ पर नाप कर। पुस्तक की चौड़ाई लिखना है, यहाँ पे अनुमान से लिखेंगे और यहाँ पर नाप कर लिखेंगे। पुस्तक की मोटाई लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत होगी। तो ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर का एक स्केल। तो चलिए पहले हम लंबाई मापते हैं, पुस्तक की लंबाई को मापते हैं। तो लंबाई को हम किस तरह से मापेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है, 0 के पहले एक लाइन है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने पे हम देखते हैं कि यहाँ पर आता है हमारा 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ पर आता है हमारा 15 सेंटीमीटर। इसके बाद भी हमारा यहाँ पे इतना बच जाता है, तो इसको भी हम मापेंगे। तो इतना हमने देखा कि यहाँ तक आया 15 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम रखेंगे और फिर यहाँ से देखते हैं तो हमारा आता है 9 सेंटीमीटर। तो 15 और 9 कितना हो गया, 15 और 9। तो 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर को जोड़ने पे हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और अनुमान से अगर बोला जाए लिखने के लिए तो अनुमान हम लगाएंगे कि मान लीजिए 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अनुमान लगाएंगे तो 30 सेंटीमीटर का। पुस्तक की चौड़ाई को मापना है, तो हमने यहाँ पे पुस्तक की लंबाई का अनुमान लगाया 30 सेंटीमीटर। तो पुस्तक की चौड़ाई का अनुमान लगाते हैं हम 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम मापेंगे, पुस्तक की चौड़ाई को मापेंगे। हम लोग इस तरह से रखेंगे स्केल को। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग स्केल को इस तरह से रखेंगे। तो स्केल को इस तरह से रखने पे यहाँ पे आया हमारा 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा 15 सेंटीमीटर आता है। अब यहाँ पर हम फिर से स्केल को ऐसे रखेंगे तो 15 के बाद हमारा आता है लगभग इधर 2 सेंटीमीटर और। ठीक, लगभग 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे माप कर आता है। 15 और 2 17 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 सेंटीमीटर, यानी कि अनुमान से आया हमारा 20 सेंटीमीटर और नाप कर आया 17 सेंटीमीटर। अब मापेंगे पुस्तक की मोटाई। पुस्तक की मोटाई मापनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पुस्तक की मोटाई, ये है पुस्तक की मोटाई। इसको मापेंगे तो अनुमान हम लगाते हैं कि ये जो है 1 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह से हम रखते हैं इसको, इस तरह से हम इसको रखेंगे। और ये जो यहाँ पे लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से मापेंगे। इसको हम इस तरह से रखेंगे तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो हमने अनुमान भी लगाया 1 सेंटीमीटर और हमारा माप के भी आ गया 1 सेंटीमीटर। अब पुस्तक की लंबाई को पैमाने से मापें। आपका अनुमान कैसा निकला? यदि आप दोबारा कोशिश करेंगे तो शायद आपका अनुमान अधिक ठीक बैठेगा। तो यहाँ पे हमने पुस्तक की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को लिख लिया है। इस बार अनुमान से पुस्तक की चौड़ाई बताएं। अब इसे माप कर देखें, इस बार आपका अनुमान पहले से अधिक ठीक है या नहीं। आइए एक बार फिर सही अनुमान लगाने की कोशिश करें। इस बार पुस्तक की मोटाई का अनुमान लगाएं। अब पैमाने से मोटाई को माप कर देखिए। तो ये एक क्रियाकलाप है। ठीक है, अब है बार बार कोशिश करने से क्या आपके अनुमान में सुधार आता जा रहा है। तो ऐसा होता है, अगर हम बार बार किसी काम के लिए कोशिश करते हैं तो उस काम को हम और भी बेहतर कर सकते हैं। आगे है किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, वक्र रेखा यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा।
वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई हम किस तरह से माप सकते हैं, इस चीज़ को हम क्रियाकलाप 4 के द्वारा समझेंगे। वक्र रेखा AB चित्र 12.13 की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु A पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा को बिंदु B तक पहुँचिए। धागे का जो भाग बिंदु B पर है वहाँ एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है। यहाँ पर आप इस चित्र को देखकर समझिए, ये एक वक्र रेखा है। इसकी लंबाई मापनी है तो किस तरह से मापेंगे? पहले हम धागे में एक गांठ बांधेंगे और यहाँ से हम मापना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इस भाग की लंबाई मापेंगे, इतने भाग की लंबाई मापेंगे, ठीक है। इतना मापा हुआ हो जाएगा, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इतने भाग की लंबाई मापेंगे, फिर यहाँ से हम इतने भाग की लंबाई मापेंगे। उसके बाद हम किसी स्केल पर या फिर किसी मीटर पैमाने पर रख कर उसको देखेंगे कि उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इस तरह से हमें इस पूरी वक्र रेखा की लंबाई पता चल जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए हम दूरियों तथा लंबाइयों की सही माप ले रहे हैं। बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक इकाइयों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं यानी कि गति करती हुई वस्तुएं। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी है। इनकी सूची तालिका 12.2 में बनाइए। स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्कों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती है। ऐसी ही लंबी सूची आप अपनी कॉपी में बनाइए। अब यहाँ पर हमें विराम और गतिशील वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर विराम में वस्तुओं और गतिशील वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं। तो विराम में वस्तु का नाम है घर और गतिशील वस्तु में उड़ती हुई चिड़िया। विराम मतलब क्या होता है? रुका होना यानी ठहरा होना। तो घर विराम में रहती है और उड़ती हुई चिड़िया तो वो क्या है? गतिशील वस्तु के रूप में हम इसको बोल सकते हैं। उड़ती हुई चिड़िया उड़ रही है यानी कि गति कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए गतिशील वस्तु में क्या लिखेंगे? एक उड़ती चिड़िया और विराम वस्तु में घर। इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं? तो इसके अलावा हम लिख सकते हैं जैसे कुर्सी। कुर्सी क्या है? विराम में वस्तु और गतिशील वस्तु। गतिशील वस्तु में क्या लिख सकते हैं? पंखा। पंखा अगर चल रहा है तब वो गतिशील वस्तु है। अगर पंखा नहीं चल रहा है तो वो क्या है? विराम में है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? टेबल। टेबल और चींटी की गति। गतिशील वस्तु में चींटी की गति भी हम लिख सकते हैं। विराम वस्तु में हम और क्या लिख सकते हैं? फ्रिज। गतिशील वस्तु में क्या लिख सकते हैं? चलती हुई कार। चलती हुई कार। कार चल रही है यानी कि गति कर रही है तो वो गतिशील वस्तु हो गया। आगे देखते हैं इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है। आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बोला, विराम यानी कि रुका हुआ होना या स्थिर होना। और हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु गति कर रहा है? कोई वस्तु अगर स्थान परिवर्तन कर रहा है या फिर वो स्थिर नहीं है तो इस तरह से हम समझेंगे कि वो वस्तु गति में है, वो वस्तु गति कर रही है।
आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर रहता है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 6 के द्वारा अब हम चींटी की गति को समझेंगे। फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए, जैसे कि इस चित्र में किया गया है। जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाए, आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। ये बिंदु एक समय के बाद चींटी की स्थिति बता रहे हैं। क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही है? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे के डैने अथवा घड़ी की सुइयां कैसी गति करती है? यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी ही है। आइए अब हम कुछ विभिन्न प्रकार की गतियों को देखते हैं जिनसे हमें इसको समझने में सहायता मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि पंखा भी गति कर रहा है, चलती हुई कार भी गति कर रहा है, चींटी भी गति कर रही है, लेकिन सबकी गति अलग अलग है। गतियाँ विभिन्न प्रकार की होती है। अब हम विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी अलग अलग तरह के गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति के बारे में। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों की मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का अवलोकन किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और उदाहरण सोच सकते हैं? इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। इसको हम साधारण भाषा में समझते हैं। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसको हम सरल रेखीय गति कहेंगे। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक सरल रेखीय यानी कि चलती हुई कार सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अब यहाँ पे एक और गति है जिसको हम वर्तुल गति या फिर घूर्णन गति कहते हैं। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। क्रियाकलाप 7 के द्वारा एक छोटा पत्थर लीजिए, इससे एक धागे से बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं एक पत्थर को एक धागे से बांधकर गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो ये किस तरह से घूमती है? एक वृत्त के तरह, यानी कि ये चारों तरफ घूमती है, गोल गोल घूमती है, ठीक है। तो ये भी गति कर रहा है, लेकिन ये स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो इस तरह की गति को हम घूर्णन गति कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये पंखा भी घूर्णन गति का ही उदाहरण है और यहाँ पे ये पत्थर भी घूर्णन गति का उदाहरण है। इस गति के दौरान पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति या घूर्णन गति कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि वर्तुल गति और घूर्णन गति क्या होता है। बिजली के पंखे या किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप के शुरू में उपयोग किया था। अब डोरी को अपनी उंगली से पकड़िए तथा पत्थर को लटकने दीजिए। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि पत्थर को छोड़े जाने पर वह एक छोर से दूसरे छोर तक तथा दूसरे छोर से पहले छोर पर एक निश्चित समय पर गति करता रहता है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। तो हमने कितने प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा? पहले हमने पढ़ा सरल रेखीय गति के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा वर्तुल या फिर घूर्णन गति के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा आवर्त गति के बारे में। आवर्त गति को अभी हम और अच्छे से समझेंगे। पत्थर का इधर से उधर डोलने की क्रिया
को दोलन करना कहते हैं। पत्थर को इधर से उधर डोलने की क्रिया को दोलन करना कहते हैं तथा निश्चित समय पर गति करते पत्थर का बार बार वापस आना इसका स्वभाव है। उंगली से बंधा हुआ धागा तथा पत्थर वास्तव में एक दोलक है। उंगली से बंधा हुआ धागा तथा पत्थर वास्तव में क्या है? एक दोलक। और लटका हुआ पत्थर क्या है? लोलक। किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, गिटार की डोरियों का कंपन, बजते समय ढोलों या फिर तबलों के सतह का कंपन, ये सभी आवर्त गति के उदाहरण हैं। यहाँ पर जितने भी चीज़ों का नाम दिया गया है ये सब क्या है? आवर्त गति का उदाहरण है। हम लोग सरल रेखीय गति, घूर्णन गति और आवर्त गति को फिर से एक बार समझते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं सरल रेखीय गति का उदाहरण। सरल रेखीय गति यानी कि सीधी रेखा में जो वस्तुएं जा रही है, गति कर रही है, उसको हम सरल रेखीय गति कहेंगे। अगर किसी वस्तु को एक स्थान से घुमाया जा रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, एक पत्थर को एक धागे से बांध लीजिए, फिर इसको चारों तरफ घुमाइए तो एक वृत्त की तरह ये घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसी गति को हम घूर्णन गति कहेंगे, ठीक। ये है सरल रेखीय गति, ये है सरल रेखीय गति, ठीक। और ये क्या है? घूर्णन गति, घूर्णन गति जिसको हम वर्तुल गति भी कहते हैं। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? आवर्त गति। आवर्त गति में क्या होता है? इस तरह से वस्तु गति करता है। जैसे कि कोई बच्चा झूला झूल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बच्चा झूला झूल रहा है, तो इसमें गति किस तरह से हो रही है? एक निश्चित स्थान पर जाने के बाद फिर से वो आगे की तरफ जाता है और फिर उसी स्थान पर वापस लौट जाता है, तो इस तरह से गति हो रहा है। तो ऐसी गति को हम आवर्त गति कहते हैं। तो ये तीनों गतियों के बारे में हमने पढ़ा, आवर्त गति, घूर्णन गति और सरल रेखीय गति। तो यहाँ हमने देखा कि ये सारी वस्तुएं आवर्त गति के उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। तो आवर्त गति की ये विशेषता है कि वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का अवलोकन किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन एक जगह पर स्थिर रहती है जबकि उसका पहिया घूमता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूमता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ सुई आवर्त गति कर रही है, सुई आवर्त गति कर रही है, परंतु सिलाई मशीन का पहिया अपने ही अक्ष पर घूमता है। इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। बॉल को भी एक ही जगह पर रख कर घुमाया होगा, उस समय बॉल भी घूर्णन गति करती है। अगर हम बॉल को उंगली पर रखकर घुमाएं तो वो बॉल उस समय घूर्णन गति कर रही होती है। हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, वह भी उसकी घूर्णन गति कहलाती है। तो ये सारी लाइनें जो हैं आपको याद रखना है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है? यहाँ गेंद फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन गति करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों का संयोजन होती है? तो एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि गेंद को अगर हम फेंकते हैं तो वो सरल रेखीय गति भी करती है और घूर्णन गति भी करती है, यानी कि वो कभी सीधा जाती है और कभी लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है। इस तरह फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में घूर्णन गति भी होता है और सरल रेखीय गति भी होता है। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में कुछ इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। समय के अवलोकन के साथ फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, साइकिल के द्वारा दूरी तय करना, रेलगाड़ी के द्वारा दूरी तय करना इत्यादि में लगे समय के साथ तुलना कर उनकी गतियों की तुलना कर सकते हैं।
आपको स्कूल जाने में कितना समय लगेगा? यदि आप पैदल चल रहे हो, दौड़कर जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, बताइए सबसे कम समय में पहुंचने के लिए आप कैसे जाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम समय में पहुंचने के लिए हमें बस से जाना चाहिए, तभी हम कम समय में स्कूल पहुंच सकते हैं। आपने रेलगाड़ी की सवारी तो की ही होगी, यदि उतनी ही दूरी पैदल तय करनी पड़े तो कितना समय लगेगा? एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय कर सकती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। इसको भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे। एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पैमानों को हम कहते हैं स्केल, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, मापन को कहते हैं मेजरमेंट, इकाई को कहते हैं यूनिट, अल्पतम माप को कहते हैं लीस्ट काउंट, गति को कहते हैं मोशन, आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन, सरल रेखीय गति को कहते हैं लाइनर मोशन, वर्तुल गति को कहते हैं सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति को कहते हैं रोटेशनल मोशन। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तुल गति और घूर्णन गति एक ही होता है, यानी कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। हमने क्या सीखा? प्राचीन काल में लोग हाथ की लंबाई, बित्ता, कदम आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इसमें उलझनें होती थी, इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। दूसरा चीज़ हमने क्या सीखा? अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी SI इकाइयों का उपयोग करते हैं। SI इकाइयों में लंबाई का मात्रक मीटर है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। SI इकाइयों में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। पैमाने के सबसे छोटे भाग को न्यूनतम माप या अल्पतम माप कहते हैं। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की दूरी किसी नियत बिंदु के एक समान रहती है। तो वर्तुल गति में क्या रहता है? तो वर्तुल गति का सबसे अच्छा उदाहरण है पंखा। सीलिंग फैन जो होता है, यानी कि ऊपर वाला जो पंखा होता है, वो वर्तुल गति का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो पंखा किस तरह से घूमता है? मान लीजिए कि पंखा यहाँ पर है, ठीक है, तो वो गति कर रहा है, इस तरह से गति करता है, चारों तरफ घूमता है, तो उसकी गति जो होती है इस बिंदु से हमेशा समान रहती है, कभी वो कम या ज़्यादा नहीं होता है, वो हमेशा समान रहता है। तो ऐसी गति को हम घूर्णन गति या फिर वर्तुल गति कहते हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात मतलब होता है बाद, ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। घूर्णन गति में वस्तु स्वयं अपने अक्ष पर या किसी अक्ष के परितः घूमती है। परितः यानी चारों ओर, परितः यानी कि चारों ओर। तो घूर्णन गति में क्या होता है? वस्तु हमेशा स्वयं अपने अक्ष पर अपने जगह पे ही घूमती है या फिर किसी भी चीज़ के चारों ओर घूमती है, ठीक, तो उसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।